अर्जुन पूरी प्लानिंग बना रहा था कि किस तरीके से वो उस केब के मालिक को पकड़ेगा, लेकिन उसे वहां का लोकल बनकर रहना था। अब कैसे बनकर रहेगा लोकल, जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, द साइलेंट मिलेनियर कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं एपिसोड नंबर 8। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहां से कहानी को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 8, मनदीप की आवाज में, द साइलेंट मिलेनियर। तभी उसकी बात सुनकर जगदीश ने उससे कहा, सर, गोवा में रॉयल एसेंस रिजॉर्ट्स के सामने ठीक गली में अग्निहोत्री ग्रुप का एक पुराना आइसक्रीम पार्लर है, स्कूप्स एंड स्माइल्स। वो स्टोर प्रॉफिट में नहीं है, लेकिन लोकेशन प्राइम है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने एक्साइटेड होते ही अपनी जांग पर हाथ मारकर कहा, वेरी गुड, परफेक्ट। मैं उस स्टोर का मैनेजर बनूंगा। एक आम लोकल लड़का जो आइसक्रीम बेचता है और दुनिया से बेखबर है। इससे मैं रिजॉर्ट के गेट पर 24 घंटे नजर रख सकूंगा, और बिना किसी शक के। इसके बाद अर्जुन अपने प्लान में आगे स्टेप बढ़ाकर बोला, अब आगे हमारे प्लान का पॉइंट नंबर 3। यह पॉइंट बिल्कुल सीधा है, लेकिन जोखिम भरा है। हम रोबिन अल्फेंजो को मजबूर कर देंगे कि वो खुद अपनी मांद में से बाहर आ जाए। मैं रिजॉर्ट के बाहर से नित्या का अपहरण करूंगा। जगदीश जी, इसके बाद मिस माया और आप दोनों रिजॉर्ट्स के अंदर हंगामा खड़े करेंगे कि आपकी बेटी गायब है। आप दोनों पुलिस और मीडिया को बुलाने की धमकी देंगे। रोबिन अल्फेंजो, जो अपने रिजॉर्ट्स की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का धंधा चलाता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि पुलिस उसकी रिजॉर्ट्स की तलाशी ले। अपनी इज्जत और काले धंधे को बचाने के लिए रोबिन मजबूरन पुलिस को इन्वॉल्व करने की बजाय अपने प्राइवेट गुंडों और खुद ही नित्या को ढूंढने में लग जाएगा। यही खोज उसे सीधा मेरे पास खींच कर लेकर आएगी। ऐसे उसने पूरा प्लान सभी को समझा दिया। अगली सुबह गोवा की सुनहरी धूप ने उनका स्वागत किया, लेकिन ये ट्रिप छुट्टियों के लिए नहीं, बल्कि एक जंग के लिए थी। रॉयल एसेंस रिजॉर्ट सचमुच वैभव का प्रतीक था। समुद्र के किनारे फैला हुआ ये रिजॉर्ट अपनी सफेद बिल्डिंग, प्राइवेट बीच और ऊंचे पाम के पेड़ों के साथ जन्नत जैसा लगता था। लेकिन अर्जुन जानता था कि इस जन्नत की नींव में हजारों लड़कियों की सिसकियां दफन है। एक महंगी लिमोजिन रिजॉर्ट के पोर्च में आकर रुकी। उसमें से मिस्टर विक्रम, मतलब जगदीश, और उनकी पत्नी सुनीता और बेटी नित्या उतरे। जगदीश ने महंगा सूट और चश्मा पहना था। उनका रवैया बड़ा रोबदार था। नित्या ने एक फैशनेबल समर ड्रेस पहनी थी और हाथ में महंगा बैग था। होटल स्टाफ ने झुककर उनका स्वागत किया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कान के साथ कहा, वेलकम टू रॉयल एसेंस सर। आगे से जगदीश ने घमंड से कहा, मुझे बेस्ट स्वीट चाहिए, सी फेसिंग, और सर्विस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर में वो चेक इन करके अंदर की ओर चले गई। वहीं उधर रोफिन अल्फेंजो अपने आलीशान ऑफिस में बैठा सीसीटीवी कैमरे में इन रईस मेहमानों को देख रहा था। वो ये सोचकर कि इनसे मोटा बिल वसूला जाएगा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये मेहमान उसकी बर्बादी का परवाना लेकर आए हैं। इसी समय उधर रिजॉर्ट्स के सामने सड़क के उस पार एक छोटा लेकिन रंग बिरंगा आइसक्रीम पार्लर था। अर्जुन ने वहां का चार्ज ले लिया था। उसने एक टी शर्ट, शॉर्ट्स और एप्रन पहना था। सिर पर एक कैप थी और उसके आधे चेहरे को जो ढक रही थी। वो काउंटर पर खड़ा वलीना और चॉकलेट स्कूप बना रहा था, लेकिन उसकी बात जैसी नजरें सामने रिजॉर्ट के गेट पर टिकी थी। उसने अपनी टीम के कुछ लोगों को टूरिस्ट के वेश में आसपास तैनात कर दिया था। अर्जुन के मन में रिजॉर्ट की ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर उसने कहा, मीरा, मैं बस कुछ ही कदमों की दूरी पर हूं, तुम बस हिम्मत रखना। ऐसे ही नाटक के बीच 2 दिन गुजर गए। एक दिन नित्या और जगदीश ने अपने करेक्टर्स बखूबी से निभाए। उन्होंने रिजॉर्ट्स में खूब खर्चा किया, स्टाफ को परेशान किया और सभी को यकीन दिलाया कि वो बहुत अमीर और प्रभावशाली लोग हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी आइसक्रीम की दुकान पर जमे रहकर रिजॉर्ट्स के गार्ड्स की शिफ्ट, गाड़ियों की आवाजाही और रॉबिन के आने जाने का समय को नोट कर रहा। उसने देखा कि रिजॉर्ट के पीछे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। उसे यकीन था कि वहीं मीरा तक पहुंचने का रास्ता है। तीसरे दिन की शाम, प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया था। शाम के 7 बजे नीता रिजॉर्ट से बाहर निकली। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो थोड़ी देर वॉक करने जा रही है। वो रिजॉर्ट के गेट से बाहर आई
और सड़क पार करके अर्जुन की आइसक्रीम शॉप की तरफ बढ़ी। उसने जानबूझकर एक सुनसान कोना चुना जहां सीसीटीवी कैमरे की नजर में वो थी और रिजॉर्ट्स के गेट पर ही खड़े गार्ड्स उसे देख सकते थे। दूसरी तरफ अर्जुन तैयार खड़ा था। उसने अपनी दुकान का शटर आधा गिरा दिया था। जैसे नित्या उसकी दुकान के पास पहुंची, एक काली वैन जिसे अर्जुन के आदमी चला रहे थे तेजी से वहां आकर रुकी। वैन का दरवाजा खुला। अर्जुन, जिसके चेहरे पर नकाब पहना हुआ था, बाहर निकला और उसने नित्या को खींचकर वैन के अंदर डाल दिया। नित्या ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू करके कहा, बचाओ, हेल्प हेल्प डैड, मुझे बचाओ। इतनी सब तेजी से हुआ कि देखने वाले सन रह गए। रिजॉर्ट के गेट पर खड़े गार्ड्स ने चीख सुनी और दौड़कर आए, लेकिन तब तक वैन टायरों की चीख के साथ धुएं का गुबार छोड़कर वहां से निकल चुकी थी। अर्जुन वैन में नहीं था। वो वैन से ओझल होकर चुपके से अपनी दुकान के शटर के नीचे से अंदर घुस गया। एप्रन पहनकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वैन को उसके आदमी एक सुरक्षित जगह पर ले गए जहां नित्या को छुपाना था। उसके बाद रिजॉर्ट्स के अंदर कोहराम मच गया। जगदीश लॉबी के बीचों बीच खड़े थे, शेर की तरह दहाड़ रहे थे। उनके हाथ में विस्की का गिलास था और जो उन्होंने गुस्से में फर्श पर दे मारा। छन्न, उन्होंने चिल्लाकर कहा, कहाँ है मेरी बेटी? तुम्हारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी को तुम्हारे गेट के सामने से उठा लिया गया और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। रिजॉर्ट का मैनेजर मिस्टर जोन कांप रहा था। उसने जगदीश को शांत करने की कोशिश करके कहा, सर प्लीज शांत हो जाइए, हम चेक कर रहे हैं, आप घबराए नहीं, हम जल्द ही आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन आगे से जगदीश ने मैनेजर की कॉलर पकड़ ली। उसने चिल्लाकर कहा, शांत? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे रिजॉर्ट को आग लगा दूंगा। मैं अभी कमिश्नर को फोन कर रहा हूं, मुझे पुलिस चाहिए, मीडिया चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि तुम लोगों का ये रॉयल एसेंस रिजॉर्ट कितना अनसेफ है। ये कहकर जगदीश ने फोन निकाला और किसी के नंबर ढूंढने की एक्टिंग करने लगा। लेकिन तभी पीछे से एक भारी और रोबदार आवाज आई, मिस्टर विक्रम, प्लीज फोन नीचे रख दीजिए, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। जगदीश ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों पर एक आदमी उतर रहा था। उसने सफेद लेलन का सूट पहना था, मुंह में सिगार था और आंखों में एक खतरनाक चमक। ये रॉबिन अल्फेंजो था। रॉबिन जगदीश के पास आया। उसने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो अंदर से कितना परेशान है। उसे पुलिस नहीं चाहिए थी। अगर पुलिस आई, छानबीन शुरू हुई, तो पीछे वाले उसके प्राइवेट आइलैंड वाले गोदाम में 50 से ज्यादा लड़कियां बंद थी और उनका राज खुल जाएगा। उसका करोड़ों का धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए रॉबिन ने जगदीश के पास आकर शांत स्वर में कहा, मिस्टर विक्रम, मैं इस रिजॉर्ट का मालिक हूँ, रॉबिन अल्फेंजो। आपकी बेटे की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। पुलिस को बुलाने से बात बिगड़ सकती है। किडनैपर्स डरकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो बहुत ही प्रोफेशनल बात कर रहा था। वहीं जगदीश ने आगे से अपना नाटक जारी रखकर कहा, तो मैं क्या करूं? हाथ पर हाथ रखकर बैठूं? उसकी बात सुनकर रॉबिन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा अपना सिक्योरिटी नेटवर्क है। गोवा में पुलिस से तेज मेरी नजरें चलती है। मुझे 1 घंटा दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी बेटी सही सलामत आपके पास होगी। अगर पुलिस आई तो वो कागजी कार्रवाई में उलझा देंगे, जिसमें बहुत टाइम जा सकता है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं आपकी बेटी को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। उसकी यह बात सुनकर जगदीश ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और अपनी नकली पत्नी के साथ सलाह करने लगे। कुछ देर सलाह करने के बाद जगदीश ने रॉबिन की तरफ देखकर कहा, ठीक है, लेकिन 1 घंटा। अगर 1 घंटे में मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं इस शहर को सिर पर उठा लूंगा। उसकी बात सुनते ही रॉबिन ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत सिक्योरिटी चीफ टाइगर को इशारा किया। वो एक कोने में गए। रॉबिन ने फुसफुसाकर उससे कहा, टाइगर, पता लगाओ वो हरामखोर जिसने मेरे इलाके में आकर मेरे गेस्ट को उठाने की जरूरत की। पुलिस के आने से पहले लड़की को ढूंढो और उसके नैबर को मेरे पास लाओ। मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। उसकी आवाज में जहर था और इसकी बात सुनते ही उसके आदमियों ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने गेट के गार्ड से पूछताछ की। तब एक गार्ड ने उन्हें पूरी बात बताकर कहा, वो आइसक्रीम वाले दुकान के पास हुआ था, शायद उस दुकानदार ने कुछ देखा हो। उसकी बात सुनते ही टाइगर और उनके 4 हथियारबंद गुंडे सड़क पार करके स्कूप्स एंड स्माइल्स में पहुंचे। वहां अर्जुन काउंटर पर खड़ा था, बहुत ही मासूमियत से कांच के गिलास साफ कर रहा था।
टाइगर ने काउंटर पर हाथ मार कर कहा, ओए आइसक्रीम वाले, तुम्हें अभी यहाँ कोई वैन देखी? उसकी आवाज कड़क थी, लेकिन सुनकर कोई भी कांपने लगता। लेकिन अर्जुन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने डरने का नाटक करके कहा, जी 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 साहब, एक काली वैन आई थी, एक लड़की को खींच कर ले गई। उसके बाद सुनते ही टाइगर ने एक्साइटेड होकर कहा, किधर गई है? अर्जुन ने डरने का नाटक करके कहा, जी जी साहब, वो राइट साइड में गए थे। अर्जुन ने बहुत ही सफाई से झूठ बोल दिया। आगे से टाइगर ने अर्जुन की बात को तुरंत सच मान कर कहा, राइट साइड मतलब कोस्टल रोड की तरफ। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी सहमति पाते ही टाइगर की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और चीते की रफ्तार से उस दिशा में भाग गया। वहीं अर्जुन अपनी दुकान के अंदर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बारीकी मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने उन्हें गलत दिशा बताई नहीं थी, लेकिन एक ऐसी दिशा बताई थी जहां वो चाहता था कि वो जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, टाइगर कोस्टल रोड की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नजर सड़क किनारे एक छोटी सी पान सिगरेट की दुकान पर पड़ी। उस दुकान के बाहर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा भी लगा था। टाइगर का दिमाग ठनक गया। उसने तुरंत अपनी जीप रोकी और उस दुकान पर धावा बोल दिया। टाइगर ने दुकानदार की गर्दन पकड़कर पूछा, ओए, तेरा कैमरा चालू है? दुकानदार उसको देखकर कांप गया। उसने डर कर कहा, हाँ हाँ भाई, चालू है। टाइगर ने जोर से कहा, फुटेज दिखा अभी के अभी। दुकानदार ने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग प्ले की। टाइगर की नजरें स्क्रीन पर गई थी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि काली वैन तेजी से गुजरी है, और सबसे बड़ी बात, उसका नंबर प्लेट कीचड़ से पूरी तरह से ढका नहीं था। आखिर के 4 नंबर साफ दिखाई दे रहे थे। उसको देखते ही टाइगर ने चिल्लाकर कहा, मिल गया, नंबर ट्रेस करो अभी। रॉबिन अल्फेंजो का पूरा नेटवर्क गोवा में फैला हुआ था। आरटीओ से लेकर पुलिस तक सब उसकी जेब में थे। मुश्किल से 15 मिनट लगे और उस वैन का मालिक का पता चल गया। वो वैन एक लोकल भाड़े के गुंडे काल्या की थी, जिसे अर्जुन ने सिर्फ इस काम के लिए हायर किया था कि उसे पता भी नहीं था कि वो किसके लिए काम कर रहा है। टाइगर और उसके आदमियों ने 1 घंटे के अंदर काल्या और उसके अड्डे को उठा लिया। काल्या को वैन के साथ पकड़कर रॉबिन के सामने पेश किया गया। रॉयल एसेंस रिजॉर्ट्स का एक सीक्रेट कमरा जो साउंड प्रूफ था, वहां काल्या को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। रॉबिन अल्फेंजो अपने हाथ में एक भारी गोल्फ स्टिक लेकर खड़ा था। उसका चेहरा लाल था, क्योंकि उसकी इज्जत रिजॉर्ट की सिक्योरिटी पर बट्टा लगा दिया था। रॉबिन ने गोल्फ स्टिक घुमाकर काल्या के घुटने पर जोर से मारकर पूछा, बोल। काल्या की चीख कमरे में गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, ओह मालिक, मुझे नहीं पता, कसम से। लेकिन रॉबिन ने उसके जवाब में कुछ खुश नहीं हुआ। उसने दूसरी बार मार कर कहा, तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी वैन में लड़की उठाई गई और तुम्हें नहीं पता। रॉबिन ने उसे तब तक कुत्ते की तरह पीटा जब तक कि काल्या का शरीर अधमरा नहीं हो गया। दर्द की इंतहा होने पर काल्या टूट गया। काल्या ने खून थूक कर कहा, वो आइसक्रीम वाला, सामने सामने वाली दुकान का लड़का अर्जुन। उसने उसने ही मुझे पैसे दिए थे। उसने ही कहा था कि एक लड़की को उठाना है। उसकी बात सुनकर रॉबिन का हाथ हवा में रुक गया। रॉबिन की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ तैर गया। उसने चिल्लाकर कहा, आइसक्रीम वाला? उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई? रॉबिन की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों था। रॉबिन समझ गया कि वो लड़का कोई नॉर्मल दुकानदार नहीं है। उसने तुरंत अपनी जैकेट उठाई और अपने आदमियों से कहा, चलो उस आइसक्रीम वाले का फ्लेवर बदलते हैं। ये कहकर वो अर्जुन के आइसक्रीम पार्लर की तरफ चल पड़ा। वहीं उधर अर्जुन अपनी दुकान स्कूप्स एंड स्माइल्स में बैठा था। वो अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था। तभी शटर के नीचे से एक परछाई अंदर आई। इससे पहले कि अर्जुन समझ पाता, शटर को ऊपर उठा दिया गया और रूबेन अल्फेंजो अपने 10 हथियारबंद गुंडों को लेकर दुकान के अंदर दाखिल हो चुका था। अर्जुन काउंटर के पीछे खड़ा था। उसने भागने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि अब खेल बदल चुका है। रॉबिन धीरे धीरे चलकर काउंटर के पास गया। रॉबिन ने व्यंग करके पूछा, वनीला चॉकलेट या तुम्हें पसंद क्या है अर्जुन? आगे से अर्जुन ने चेहरे पर मासूमियत लाकर कहा, साहब, आप आइसक्रीम चाहिए? उसकी मामूली सी मुस्कान देखकर रॉबिन जोर से हंसा। उसने इशारा किया और इशारा पाते ही 2 गुंडे उस अधमरे ड्राइवर को घसीट कर अंदर लेकर आए। अर्जुन के पैरों में डाल दिया।
ड्राइवर खून से लथपथ था। तभी रॉबिन ने अर्जुन से पूछा, पहचाना इसे? ये तोते की तरह बोल रहा है। इसने बताया कि तुमने ही उस लड़की को किडनैप करवाया है। उसकी बात सुनते ही अर्जुन ने ड्राइवर को देखा। अर्जुन ने तुरंत अपने चेहरे से वो डरे हुए लड़के का नकाब उतर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई, वही चमक जो रणविजय अग्निहोत्री के पोते को होनी चाहिए थी। अर्जुन ने काउंटर पर रखा कपड़ा हटाया, रॉबिन की आंखों में सीधे देखकर कहा, ठीक है रॉबिन, नाटक बंद करते हैं। हाँ, मैंने ही उसे उठवाया है। उसकी बात सुनकर रॉबिन थोड़ा हैरान हुआ। लड़के का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। रॉबिन ने उससे पूछा, क्यों? अगर तुम्हें फिरौती चाहिए थी तो मेरे पास आता। उस लड़की को उठाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें पता है तुम किसके इलाके में हाथ डालने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम्हें पुलिस का डर नहीं? अगर उस लड़की के माँ बाप पुलिस में चले जाते तो? उसकी बात सुनकर अर्जुन काउंटर से बाहर निकला। उसने जोर से हंसकर कहा, पुलिस? रोबिन, पुलिस उनके लिए होती है जो कानून मानते हैं। हम जैसों के लिए पुलिस सिर्फ एक रुकावट है। और मुझे पता है कि तुम पुलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम भी उसी बिजनेस में हो जिसमें मैं हूँ। उसकी बात सुनते ही रोबिन की भौहें सिकुड़ गई। उसने हड़बड़ा कर पूछा, कौन सा बिजनेस? अर्जुन ने अपना प्लान शुरू करके कहा, सप्लाई का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मैं गोवा का एक स्वतंत्र ऑपरेटर हूँ। मैं उस लड़की नित्या का कब से पीछा कर रहा हूँ। मुझे लगा अगर मैं उसे उठा लूं तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे प्रोटेक्शन में है। उसकी बात सुनकर रॉबिन ने उसको गौर से देखा। उसे लड़के की बातों में दम लगा, इसलिए रॉबिन ने अपनी गन नीचे करके कहा, तू भी खिलाड़ी है, लेकिन तूने मेरा रूल तोड़ा। मेरे रिजॉर्ट से बिना कोई चीज मेरी मर्जी के बाहर नहीं जाती। आगे से अर्जुन ने कंधे उचका कर कहा, गलती हो गई, लेकिन अब क्या? लड़की मेरे पास है, वो जिंदा है। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे आदमी उसे मार देंगे और तुम्हारे रिजॉर्ट्स की बदनामी होगी। पुलिस आएगी, मीडिया आएगा, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। रॉबिन समझ गया कि अर्जुन ने उसे चेकमेट कर दिया है। वो नित्या को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक वीआईपी गेस्ट की बेटी थी। लेकिन तभी रॉबिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसे लगा कि वो अर्जुन के साथ सौदा कर सकता है। ये सोचकर रॉबिन ने उससे कहा, ठीक है, तो समझदार लगता है। एक सौदा करते हैं। तू उस लड़की को छोड़ दे। वो मेरे गेस्ट की बेटी है। मुझे उसे वापस करना है ताकि पुलिस का लफड़ा न हो। बदले में बदले में मैं तुझे खुश कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसे? आगे से रोबिन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुझे लड़कियां ही चाहिए ना बेचने के लिए? मेरे पास खजाना है। तू उस एक लड़की को छोड़ दे, मैं तुझे उसके बदले कोई और सुंदर लड़की दे दूंगा, एकदम ताजा, बिना किसी लफड़े वाली, मेरे प्राइवेट कलेक्शन से। ये कहकर वो एक शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगा। उसकी ऑफर सुनकर अर्जुन का दिल जोर से धड़का। यही तो वो चाहता था, रॉबिन के उस खजाने तक पहुंचना। लेकिन फिर भी अर्जुन ने अपनी एक्साइटमेंट छुपा कर कहा, दिखाओ, अगर माल अच्छा हुआ तो डील पक्की। उसकी यह बात सुनकर रॉबिन हंसा। उसने हंसकर कहा, चलो आओ, तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। इसके बाद रॉबिन अर्जुन को अपनी बोट में बिठाकर समुद्र के बीच ले गया। करीब आधे घंटे बाद वो एक छोटे सुनसान आइलैंड पर पहुंचे। यह रॉबिन का प्राइवेट आइलैंड था, जहां पर वो अपना काला साम्राज्य चलाता था। बाहर से ये एक खूबसूरत विला जैसी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक जेल थी। रॉबिन अर्जुन को एक बड़े से हॉल में ले आया। एक दीवार पर एक बड़ा सा वन वे मिरर लगा था, जिसकी तरफ से सब कुछ दिखता था, लेकिन उस तरफ वालों को कुछ भी नहीं दिखता था। तभी रॉबिन ने गौर से कांच की तरफ इशारा करके कहा, देख रहा है, ये है मेरा कलेक्शन। अर्जुन ने कांच के उस पार देखा और उसकी रूह कांप गई। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें गद्दे बिछे हुए थे। वहां 50 से ज्यादा लड़कियां थी। उनके हालात देखकर पत्थर भी दिल रो पड़े। हर लड़की के पैर में लोहे की जंजीरें बंधी थी, जो फर्श की कुंदों से जुड़ी हुई थी। उनके एक कपड़े मैले कुचेले थे, कुछ रो रही थी, कुछ शून्य को घूर रही थी। कई लड़कियों के चेहरे पर चोट के निशान थे। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उनमें से कई लड़कियां बहुत छोटी थी, शायद 14 या 15 साल की, मासूम बच्चियां, जिन्हें हवस के पुजारियों के लिए कैद किया गया था। अर्जुन की नजरें पागलों की तरह उन चेहरों को स्कैन करने लगी। और तभी तभी उसने कोने में देखा, दीवार पर टिक कर एक लड़की बैठी थी। उसने अपने घुटनों में सिर दे रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल बेजान लग रही थी, जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया हो। वो मीरा थी।
उसको देखते ही अर्जुन का दिल मुंह को आ गया। वो कांच तोड़कर अंदर जाना चाहता था। वो मीरा को सीने लगाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो आ गया है। लेकिन उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखून उसकी हथेली में गड़ गई। उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना था। अगर उसने जरा भी कमजोरी दिखाई तो रॉबिन उसे वहीं गोली मार देगा और मीरा हमेशा के लिए खो जाएगी। वहीं रॉबिन अर्जुन के चेहरे को पढ़ रहा था। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ, पसंद आई कोई? यह कहकर उसने मीरा की तरफ इशारा करके आगे कहा, वो देख कोने वाली, वो नहीं है, बहुत जिद्दी है, खाना खाना भी नहीं खाती, लेकिन शक्ल सूरत अच्छी है, तू उसे ले जा सकता है। बस उस अमीर जादी को वापस कर दे। ये अर्जुन के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान था। उसके पास मौका था, वो सिर्फ मीरा को मांग सकता था। वो सौदा कर सकता था नित्या के बदले मीरा। वो मीरा को लेकर यहाँ से जा सकता था और अपनी दुनिया में खुश रह सकता था। बाकी लड़कियों का क्या होगा, उसे इससे कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक पास बैठी छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो शायद 12 साल की थी। वो रो रही थी और मीरा उसके आंसू पोंछ रही थी। मीरा खुद टूटी हुई थी, लेकिन वो उस बच्चे को सहारा दे रही थी। ये देखते ही अर्जुन को मीरा की वो बात याद आ गई, हमें खुद से बढ़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। मीरा की रूह इतनी पवित्र थी कि वो खुद नर्क में होकर भी दूसरों का दर्द बांट रही थी। अगर अर्जुन ने सिर्फ मीरा को बचाया तो बाकी सबको मरने के लिए छोड़ दिया, तो क्या वो मीरा की नजरों में कभी इज्जत कमा पाएगा? क्या वो खुद से नजरें मिला पाएगा? ये सब सोचते हुए अर्जुन ने मन ही मन फैसला करके कहा, नहीं, नहीं, मैं सिर्फ मीरा को नहीं लेकर जाऊंगा। मैं इस पूरे नर्क को जला दूंगा। हर एक मासूम को आजाद करूंगा। ये फैसला करके अर्जुन ने अपने चेहरे के भाव बदले। उसने दुख या दया की जगह एक व्यापारी की लालच भरी चमक अपनी आंखों में उतार ली। वो पलटा और रॉबिन की आंखों में देखकर जोर से हंसा। उसका ऐसे हंसता देखकर रॉबिन कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, अरे क्या हुआ भाई, हंस क्यों रहे हो? आगे से अर्जुन ने मीरा की तरफ उंगली उठाई और हंसकर कहा, रोबिन, तुझे लगता है कि मैं इतनी दूर सिर्फ एक लड़की के लिए आया हूँ? तुम मेरी सोच को छोटा समझ रही हो? उसकी यह बात सुनकर रॉबिन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने उलझन में पूछा, क्या मतलब? अर्जुन ने एक कुर्सी खींची और उस पर नवाबों की तरह बैठ गया। अर्जुन ने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना शुरू करके कहा, हाँ देखो मिस्टर रोबिन अल्फेंजो, अब जब हम जान ही गए हैं कि हम एक बिजनेस में हैं, तो क्यों न छोटी मोटी चोरियों को छोड़कर बड़ा खेल खेलें। उसने अभी भी एक नया प्लान बना लिया था, इन सभी लड़कियों को बचाने के लिए। उसकी बात सुनते ही रॉबिन को इंटरेस्ट आया। उसने तुरंत पूछा, बड़ा खेल कैसे? अर्जुन ने उसको समझा कर कहा, हाँ हाँ, बड़ा खेल। मैं उस अमीरजादी को ऐसे ही छोड़ दूंगा। मुझे बदले में कोई लड़की नहीं चाहिए। वो तुम्हारे लिए सिरदर्द है, मेरे लिए कचरा। मैं उसे छोड़ दूंगा ताकि तुम्हारी पुलिस की टेंशन खत्म हो जाए। ये बात सुनते ही रोबी ने चौंक कर कहा, मुफ्त में? उसको यकीन नहीं हुआ था। तभी अर्जुन ने अपनी चाल चलकर आगे कहा, मुफ्त में नहीं, पार्टनरशिप के बदले। मेरे पास एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, अरब के एक रॉयल शेख का। उसे अपनी प्राइवेट पार्टीज और उनके दोस्तों के लिए एक बहुत बड़े शिपमेंट की जरूरत है। अर्जुन ने रॉबिन को करीब झुककर धीमी आवाज में कहा, उसे 1,000 लड़कियों की जरूरत है और वो पैसा पैसा इतना दे रहा है कि जितना तुम अगले 10 साल में भी नहीं कमा पाओगे। एक एक लड़के की कीमत 50 लाख रुपए, कुल मिलाकर 500 करोड़ का सौदा है। 500 करोड़ का नाम सुनते ही रॉबिन की आंखें चमक उठी। लालच ने उसकी सतर्कता को धुंधला कर दिया। उसने धीरे से कहा, लेकिन 1,000 लड़कियां, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। आगे से अर्जुन ने भी चिंता भरे स्वर में कहा, अरे वही तो दिक्कत है यार, मेरे पास सिर्फ अभी 100 से कुछ ज्यादा लड़कियों का इंतजाम है। मुझे बाकी का कोटा पूरा करने के लिए एक पार्टनर चाहिए। एक ऐसा पार्टनर जिसके पास नेटवर्क हो, जगह हो और जिगरा हो। उसके बाद अर्जुन ने कांच के पास बैठी लड़कियों की तरफ इशारा करके आगे कहा, वैसे तुम्हारे पास सेटअप है। तुम्हारे पास 50 लड़कियां तैयार है। अगर तुम मेरी मदद करो बाकी का इंतजाम करने में, तो हम 50-50 पर बिजनेस कर सकते हैं। 250 करोड़ तुम्हारे और 250 करोड़ मेरे। बोलो, मंजूर है? उसकी बात सुनते ही रॉबिन का दिमाग कैलकुलेटर की तरह चलने लगा। 250 करोड़ रुपए, इस रकम के साथ वो इस धंधे से रिटायर होकर पूरी जिंदगी ऐश कर सकता था। लेकिन वो अभी भी शक कर रहा था। उसने शक भरी नजरों से उसको देखकर कहा, मैं तुझ पर भरोसा क्यों करूं? तू तो कल का छोकरा है। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी जेब से
एक फोन, सैटेलाइट फोन जो जगदीश ने उसे दिया था, निकाल कर कहा। भरोसा मत करो, सबूत देखो। अर्जुन ने फोन पर एक फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाया। उसमें एक स्विस बैंक अकाउंट में $50 मिलियन का एडवांस पेमेंट दिखा रहा था। रॉबिन ने स्क्रीन देखी। इतनी बड़ी रकम देखकर उसका शक विश्वास में बदल गया। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर कहा, ओह ठीक है, डील पक्की, लेकिन माल की डिलीवरी कैसे होगी? आगे से अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अरे यही तो प्लानिंग करनी है। शिपमेंट 3 दिन बाद जाएगा। तब तक मुझे तुम्हारे इस गोदाम को चेक करना होगा। देखना होगा कि क्या यहाँ 1,000 लड़कियों को रखने की जगह है, सिक्योरिटी कैसी है और ट्रांसपोर्टेशन का रूट क्या रहेगा। वहीं रोबिन अब पूरी तरह से अर्जुन के जाल में फंस चुका था। उसे लगा कि उसे एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। उसने हंसकर कहा, "हाँ, कोई दिक्कत नहीं पार्टनर, मैं तुझे सब दिखाऊंगा। मेरा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम, मेरा रूट, मेरी बोट्स, सब कुछ। हम मिलकर इतिहास रचेंगे दोस्त।" अगले 24 घंटे अर्जुन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। और रॉबिन का बिजनेस पार्टनर बनकर उस आइलैंड पर घूमता रहा। रॉबिन उसे अपनी सिक्योरिटी की एक एक डिटेल बता रहा था, ये सोचकर कि अब वो पार्टनर है। रॉबिन ने उसे कंट्रोल रूम में जाकर दिखाकर कहा, देख अर्जुन, यहाँ 20 गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। हर कोने में कैमरा है और ये है मास्टर की। इससे सभी बेड़ियों के ताले एक साथ खुलते हैं, इमरजेंसी के लिए। वो ऐसे ही एक एक करके डिटेल अर्जुन को बता रहा था। हर पल अर्जुन को अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान और आंखों में लालच का भाव बनाए रखना पड़ रहा था, ताकि अंदर ही अंदर वो उस आइलैंड के एक कोने में एक एक कैमरे और सिक्योरिटी लूप्स को अपने दिमाग में स्कैन कर ले। अगली सुबह अर्जुन ने रोबिन से कहा, ठीक है पार्टनर, अब मैं निकलता हूँ। मेरी एक शिपमेंट आज रात पंजिम एयरपोर्ट पर है। मैं इंतजाम पक्का करके अपनी टीम के साथ रात को वापस आता हूँ। फिर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। ये कहकर उसने रोबिन की तरफ अपना हाथ मिलाकर कहा, आगे बढ़ा दिया। लेकिन आगे रोबिन, जो 250 करोड़ के सपने देख रहा था, उसने एक्साइटमेंट में सीधे अर्जुन को गले ही लगा लिया और कॉन्फिडेंस से कहा, ओह जाओ मेरे भाई, मैं इंतजार करूंगा। आज रात जश्न होगा। इसके बाद अर्जुन वहां से निकला और सीधे बोट से गोवा के मेन तट पर पहुंचा। वहां से उसने टैक्सी ली और कलंगुट के पास एक पुराने सुनसान चर्च के पीछे बने सेफ हाउस में पहुंचा। वहां जगदीश, नित्या और ब्लैक कोबरा कमांडो यूनिट उनका इंतजार कर रही थी। कमरे में तनाव का माहौल था। मेज पर आइलैंड का नक्शा फैला हुआ था, जो नित्या ने अर्जुन के शर्ट पर लगाए हिडन कैमरे की फुटेज को देखकर तैयार किया था। तभी अर्जुन अंदर आया और उसका चेहरा सख्त था। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, नक्शा हटाओ, मुझे जरूरत नहीं। वो पूरा आइलैंड मेरे दिमाग में छप चुका है। ये कहकर उसने मार्कर उठाया और व्हाइट बोर्ड पर एक ड्राइंग बनानी शुरू कर दी। उसने अपना प्लान बनाकर कहा, सुनो सब लोग, रोबिन को लगता है कि हम आज रात माल लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम मौत लेकर जाएंगे। आइलैंड पर कुछ 35 गार्ड्स हैं। 10 गार्ड्स बोट जेटी पर, 10 विला के चारों तरफ और 15 गार्ड्स उस तहखाने के पास जहां उन लड़कियों को रखा गया है। ये कहकर अर्जुन ने नित्या की तरफ देखकर आगे कहा, नित्या, तुम्हें सिस्टम हैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रॉबिन ने मुझे मास्टर की का कोड बता दिया। मैं मेन गेट के इलेक्ट्रॉनिक लॉक को रिमोटली डिसेबल कर दूंगा। तभी जगदीश ने उससे पूछा, सर, हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा? अर्जुन ने उसको प्लान समझाकर कहा, हम दो तरफ से हमला करेंगे जगदीश जी। आप और कमांडो टीम अल्फा होंगे। आप लोग पीछे की तरफ से पानी के रास्ते स्कूबा गियर पहनकर आएंगे और जेटी के गार्ड्स को साइलेंटली खत्म करेंगे। मैं सामने से जाऊंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी बात सुनकर नित्या चौंक गई। उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, लेकिन सर, ये तो सुसाइड है। उसको अर्जुन का यह प्लान सही नहीं लग रहा था। तभी अर्जुन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं तुम गलत हो। रोबिन मेरा इंतजार कर रहा है। मैं वहां एक दोस्त बनकर जाऊंगा। मेरा काम उसका ध्यान भटकाना होगा। जैसे ही मैं इशारा करूं, आप लोग पीछे से हमला बोल देना। हमारा पहला और आखिरी मकसद लड़कियों को सेफली निकालना है। याद रहे, इस पूरे मिशन में किसी मासूम को खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये कहकर उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस की मुस्कान आ गई। उसकी प्लानिंग सुनकर सभी ने सिर हिला दिया और मिशन के लिए तैयार हो गए। शाम ढलते ही हथियारों की जांच हुई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी गई और अर्जुन अग्निहोत्री अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग निकल के लिए निकल पड़ा था। रात के 11 बज चुके थे। समुद्र शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अर्जुन एक छोटी स्पीड बोट में सवार होकर आइलैंड की जेटी पर पहुंचा। रॉबिन वहां पहले से खड़ा था और उसके साथ टाइगर, सिक्योरिटी हेड और कुछ गार्ड्स थे।
रॉबिन ने बाहें फैलाकर अर्जुन का स्वागत करके कहा। वाह, आ गया मेरा शेर। कहाँ है मॉल? बोट्स नहीं दिख रही। ये कहकर वो अर्जुन के इर्द गिर्द और पीछे देखने लगा, शायद कोई और बोट आ रही हो, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने देखा सिर्फ अर्जुन बोट से उतरा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मॉल पीछे आ रहा है रोबिन, लेकिन उससे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा हिस्सा सेफ है या नहीं। मैं तुम्हारे वाली लड़कियों को एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ, शिफ्टिंग से पहले। हालांकि उसकी यह बात सुनकर रोबिन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने शक नहीं किया। उसने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अरे, तुम्हें अब भी शक है? चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी तसल्ली कर लो। ये कहकर उसने अर्जुन को आगे चलने का इशारा किया। वो लोग विला की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त उधर आइलैंड के पिछले हिस्से में, पानी के अंदर से काले लिबास के काले साए में वो बाहर निकल रहे थे। तभी जगदीश और उनकी टीम ने बिना कोई आवाज किए जेटी पर तैनात गार्ड्स की गर्दन मरोड़ दी और उन्हें पानी में गिरा दिया। स्प्लैश! हल्की सी आवाज हुई, जिसे लहरों के शोर ने दबा दिया। वहीं उधर अर्जुन रोबिन के साथ तहखाने की तरफ बढ़ रहा था। जैसे वो विला के मेन हॉल पर पहुंचे, अर्जुन ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक बटन दबाया। ये सिग्नल था। उसके सिग्नल भेजते ही अचानक विला की सारी लाइटें बंद हो गई। इमरजेंसी सायरन बजने लगा। ये देखते ही रोबिन ने चिल्लाकर कहा, क्या हुआ टाइगर? जल्दी जनरेटर चेक करो। टाइगर उसकी बात सुनते ही जनरेटर रूम की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई गोलियों की आवाजें आई। तड़ातड़ तड़ातड़। जगदीश की टीम ने पीछे से धावा बोल दिया। रोबिन के गुंडे, जो बेखबर थे, ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। तभी टाइगर ने अपने आदमियों को चिल्लाकर कहा, हमला हुआ है। लेकिन तभी अर्जुन ने अंधेरे का फायदा उठाया और उसने तुरंत अपनी कमर से दो पिस्तौल निकाली और रोबिन के पास खड़े दो गार्ड्स को माथे पर गोली मार दी। ये देखकर रोबिन हक्का बक्का रह गया। उसने हैरान होकर कहा, अर्जुन, तू? आगे से अर्जुन ने पिस्तौल रोबिन पर तान कर कहा, मैंने कहा था ना रोबिन अल्फेंजो, मैं तुम्हें ऐसा बिजनेस दूंगा कि तुम्हें दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसके बाद तुम कुछ करने की या हिम्मत नहीं करोगे और ना ही तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आगे से रोबिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसके पैर के पास फायर किया, जिससे रोबिन लड़खड़ा कर गिर गया। टाइगर उसे बचाने आया, लेकिन अर्जुन ने टाइगर के कंधे पर भी गोली मार दी। तभी अर्जुन ने वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहा, जगदीश, लड़कियों को निकालो। वहीं उसका ऑर्डर पाते ही जगदीश और उनकी टीम बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। वहां 50 लड़कियां डर के मारे कोने में दुबकी हुई और थी। क्या जगदीश ने उनके पास जाते ही बड़े प्यार से कहा, डरो मत, हम तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं। ये कहकर उसने एक छोटे से लड़की के सिर पर हाथ फिराया। इसके बाद जगदीश ने अपने लोगों को चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, सभी बच्चियों को बाहर निकालो, लेकिन ध्यान रखना किसी भी लड़के को कुछ एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना बॉस तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके आदमियों ने तुरंत एक एक करके सभी लड़कियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। बाहर नेता उन्हें गाइड कर रही थी और जेटी पर खड़ी बोट्स की तरफ लेकर जा रही थी। वहीं उधर अर्जुन ने फायर कवर देकर रोबिन के बाकी गुंडों को रोक रखा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। लड़कियां सेफ थी। रोबिन और टाइगर घिर चुके थे। जीत अर्जुन के कदमों में थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लगभग सभी लड़कियां बाहर निकल चुकी थी। अर्जुन की नजरें पागलों की तरह उस भीड़ के एक चेहरे को तलाश कर रही थी, मीरा। लेकिन मीरा वहां नहीं थी। जब उसको मीरा कहीं नहीं दिखी तो अर्जुन ने गोलियां चलाकर चिल्लाकर कहा, जगदीश, मीरा कहाँ है? इधर से जगदीश ने जवाब देकर कहा, सर, वो बेसमेंट में नहीं थी। बाकी सब लड़के हैं, लेकिन वो नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने रोबिन की तरफ देखा, जो जमीन पर रेंग कर एक खंबे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया। उसने दहाड़ कर कहा, मीरा कहाँ है कुत्ते? वहीं रोबिन के चेहरे पर दर्द था, लेकिन अचानक वो एक दर्द से शैतानी हंसी में बदल गया। रोबिन ने खून थूक कर कहा, तूने क्या सोचा अर्जुन, कि मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूं? मुझे तेरी आंखों में वो पार्टनर वाली चमक कभी दिखाई ही नहीं दी। मुझे पहले ही शक हो गया था कि तू उस लड़की के लिए आया है। लेकिन तभी अर्जुन ने गन उसके सिर पर सटाकर कहा, कहाँ है वो? तभी रोबिन ने उसके पीछे की तरफ इशारा करके कहा, पीछे देखो। उसका इशारा पाते ही अर्जुन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, और उसने जो देखा, उसके हाथों की पकड़ ढीली हो गई।
विला के दूसरी मंजिल की बालकनी पर एक गुंडा खड़ा था और उसके साथ मीरा थी। गुंडे ने मीरा के बालों को मुट्ठी से जकड़ रखा था और एक लोडेड गन उसकी कनपट्टी पर लगाई हुई थी। मीरा रो रही थी। उसकी आंखें अर्जुन को देख रही थी, जिनमें खौफ और लाचारी थी। अर्जुन को देखते ही मीरा की दबी हुई चीख मारकर उसने कहा, अर्जुन, अर्जुन। लाचारी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। तभी रॉबिन ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, अपनी गन नीचे डाल दे। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाया। अचानक विला के चारों तरफ छुपे हुए फ्लड लाइट्स जल उठे। रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन और उसकी टीम की आंखें चकाचौंध हो गई। रोशनी में दिखाई दिया कि अर्जुन की टीम तो लड़कियों को निकाल ले गई, लेकिन अर्जुन, जगदीश, नित्या जो बैकअप के लिए रुके थे, पूरी तरह से घिर चुके थे। रोबिन की बैकअप फोर्स, जिसके बारे में अर्जुन को नहीं पता था, उसने उन्हें घेर लिया था। कम से कम 40 नए गुंडे मशीन गन लेकर खड़े हुए थे। तभी रोबिन ने फिर कहा, मैंने कहा ना, नीचे गन डालो, वरना उस लड़की का भेजा अभी इसी वक्त उड़ जाएगा। उसकी आंखों में क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी यह बात सुनते ही अर्जुन ने ऊपर देखा। मीरा की कनपटे पर बंदूक थी और वो समझ गया कि अगर उसने एक भी हरकत की तो वो मीरा को हमेशा के लिए खो देगा। तभी जगदीश ने अर्जुन को देखकर कहा, सर, नहीं। वहीं अर्जुन की आंखें मीरा की आंखों से मिली। मीरा नाम में सिर हिला रही थी, जैसे कह रही हो कि मेरे लिए मत रुकना। लेकिन अर्जुन के लिए मीरा उसकी जिंदगी थी और उसने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अर्जुन ने कहा, छोड़ दो उसे, मैं सरेंडर कर रहा हूं। उसको ऐसे सरेंडर करता देखकर जगदीश ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन सर। वो अर्जुन को ऐसे मुसीबत में नहीं डाल सकता था, लेकिन तभी अर्जुन ने उसको ऑर्डर देकर कहा, हथियार डाल दीजिए जगदीश जी, अभी, ये मेरा ऑर्डर है। वो किसी भी हालात में मीरा को नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता था। वहीं उसका ऑर्डर सुनकर मजबूरी में जगदीश और नित्या ने भी अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी। ये देखकर रोबिन जोर से हंसा। वो लंगड़ा कर खड़ा हुआ और उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, पकड़ लो इन सालों को। उसका ऑर्डर सुनकर टाइगर, जिसके कंधे से खून बह रहा था, वो गुस्से में पागल सांड की तरह आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले अर्जुन के पेट पर अपनी राइफल की बट दे मारी, जिसे अर्जुन दोहराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल आया और इसके बाद जो हुआ वो पिटाई नहीं, वहशीपन था। टाइगर और उसके 10 गुंडे अर्जुन, जगदीश, नित्या पर टूट पड़े। वो उन्हें लात, गुस्से और राइफल की बटों से मार रहे थे। वहीं रोबी ने कुर्सी खींचकर बैठ गया, मजे लेकर ये तमाशा देखने लगा। उसने अपने आदमियों को क्रूरता से ऑर्डर देकर कहा, मारो सालों को, इतना मारो कि ये अपनी मां के पेट में वापस जाने के लिए भीख मांगने लगे। उसके चेहरे पर वहशीपन साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उधर अर्जुन जमीन पर पड़ा था। हर तरफ से उस पर वार हो रहे थे। उसकी पसलियां टूट रही थी, चेहरा सूज चुका था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बालकनी पर थी, जहां मीरा ये सब देख रही थी और वो चीख रही थी। मीरा ने गिड़गिड़ा कर कहा, मत मारो उसे, प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो उसे। उसकी चीखें विला में गूंज रही थी, लेकिन उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जगदीश, जो बुजुर्ग था, वो बेहोश हो चुका था। नित्या भी बुरी तरह घायल थी, लेकिन टाइगर का मेन निशाना अर्जुन था। टाइगर को उस गोली का बदला लेना था जो अर्जुन ने उसके कंधे पर लगाई थी। इसलिए टाइगर ने एक भारी लोहे की रोड उठाई। वो अर्जुन के पास आया और जो खून से लथपथ जमीन पर रेंगने की कोशिश कर रहा था। टाइगर ने रोड को हवा में लहराकर क्रूरता से कहा, बहुत शौक था ना हीरो बनने का, बहुत चालाक बनता है तू, अब भाग कर दिखा। टाइगर ने पूरी ताकत से लोहे की रोड अर्जुन के दाएं पैर के शिन बोन पर दे मारी। कड़क, हड्डी टूटने की वो सूखी और भयानक आवाज सन्नाटे को चीर गई, जिससे अर्जुन जोर से चिल्लाया, आ! अर्जुन की चीख इतनी दर्दनाक थी, मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन टाइगर नहीं रुका। उसने जोर से हंसकर कहा, ये दूसरी टांग के लिए। वो कहकर फिर से रोड घुमाई और अर्जुन की दूसरी टांग पर दे मारी। अर्जुन का बायां पैर भी टूट गया। वो दर्द से तड़प उठा, लेकिन अब उसके गले की आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ हिचकियां ले रहा था। उसका निचला शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। तभी रोबिन अल्फेंजो उठकर अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन के बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। अर्जुन का चेहरा सूजा हुआ था, आंखें बमुश्किल खुल रही थी। रोबिन ने अर्जुन के कान में फुसफुसा कर कहा, देख, देख अपनी मीरा को, तू उसे बचाने आया था ना,
अब देख मैं उसके साथ क्या करूंगा, लेकिन पहले पहले तुझे तड़पते हुए देखूंगा। इसके बाद रॉबिन ने अपने आदमियों को ऑर्डर देकर कहा, इन सबको बांध दो कस के और इन्हें रिजॉर्ट के पिछले वाले हिस्से में ले जाओ, जहां समुद्र का पानी आता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी दया नहीं थी। उसकी बात सुनते ही गुंडों ने अर्जुन, जगदीश, नित्या को घसीटा। अर्जुन की टूटी हुई टांगे जमीन पर लटक रही थी। हर एक झटके के साथ उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। उन्हें रिजॉर्ट के पीछे एक चट्टान के नीचे लेकर जाया गया। वहां लकड़ी के बड़े बड़े खंभे गड़े थे, जो ज्वार आने पर पानी में डूब जाते थे। गुंडों ने उन्हें रस्सियों से उन खंभों से बांध दिया। अर्जुन, जगदीश और नित्या तीनों की हालात बड़ी अधमरी हो चुकी थी। तभी रॉबिन मीरा को नीचे ले आया था। मीरा भी उसके पास में जकड़ ली। रॉबिन ने समुद्र के लहरों की तरफ इशारा किया, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, और अर्जुन से कहा, देख अर्जुन, अभी जो टाइड है पानी तुम्हारे घुटनों तक है, लेकिन अगले 2 घंटों में हाई टाइड आएगा। पानी तुम्हारी गर्दन तक और फिर तुम्हारे सिर के ऊपर तक चढ़ जाएगा। तुम लोग धीरे धीरे घुट घुट कर अपनी मौत का इंतजार करते हुए मरोगे। ये कहकर उसने एक गंदी मुस्कान के साथ मीरा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी अर्जुन ने अपनी सूजी हुई आंखों से मीरा को देखा। वो रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन रॉबिन की पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। तभी अर्जुन की फटी हुई आवाज में उसने बदबुदा कर कहा, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं हार गया। उसकी बात सुनकर रॉबिन जो हंसा, उसने हंसकर कहा, तू हार गया, और अब मैं तेरी मीरा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। वो मेरी प्राइवेट सर्वेंट बनेगी। मैं उसके एक एक रसीले अंक का स्वाद चखूंगा। ये कहते हुए रॉबिन ने मीरा को खींचकर वहां से लेकर जाना शुरू कर दिया। तभी मीरा ने चिल्लाकर अर्जुन को उत्तेजित करने की कोशिश करके कहा, अर्जुन, अर्जुन उठो, कुछ करो ना, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता। लेकिन अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। रस्सियां उसकी टूटी हुई हड्डियों से चुभ रही थी। पानी का स्तर बढ़ गया था। समुद्र का ठंडा और नमकीन पानी उसके घावों पर मिर्ची की तरह लग रहा था। वहीं जगदीश बेहोश था, नित्या रो रही थी, और अर्जुन अर्जुन अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को लुटते हुए देख रहा था। उधर चांद बादलों के पीछे छुप गया था। अंधेरा और गहरा हो गया था। लहरें अब अर्जुन की कमर तक आ गई थी और मौत धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी। क्या ये अर्जुन अग्निहोत्री का अंत था? क्या वो वही इन लहरों के बीच तोड़ देगा और अहीं रंगों में दौड़ रहा अग्निहोत्री खून कोई चमत्कार करेगा? उस पल दर्द निराशा के बीच अर्जुन के दिमाग में दादाजी की एक बात गूंजी, लोहा जब तक आग में नहीं गलता, हथौड़े की चोट नहीं खाता, वो फौलाद नहीं बनता। अर्जुन की टांगें भी टूट चुकी थी, लेकिन उसका हौसला अभी बाकी था। उसने अपनी उंगलियों को हिलाया। उसने रस्सी की गांठ को टटोला। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। समुद्र का खाना पानी अर्जुन के खुले घावों पर नमक छिड़क रहा था। लहरें अब उसकी छाती तक आ चुकी थी। ठंडक उसकी हड्डियों में उतर रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भयानक वो दर्द था जो उसकी टूटी हुई टांगों से उठकर पूरे शरीर में लहरें मार रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। दूर रॉबिन अल्फेंजो मीरा को बालों से घसीटता हुआ लेकर जा रहा था। मीरा की चीखें समुद्र के शोर में दबती हुई जा रही थी। अर्जुन, अर्जुन, मुझे बचा लो अर्जुन। अर्जुन ने अपनी रस्सियों को खींचने के लिए एक आखिरी बेबस कोशिश की। उसकी कलाई की नसें तन गई, त्वचा छिल गई, लेकिन रस्सियां टस से मस नहीं हुई। उसने मन ही मन में एक विचार किया, क्या यही अंत है? क्या मेरा मेरा प्यार, मेरा बदला, सब यही इस पानी में डूब जाएगा? दूसरी तरफ टाइगर और उसके गुंडे, जो कुछ दूरी पर खड़े होकर अर्जुन को तड़प कर देख कर मजा ले रहे थे, अपनी जीत पर हंस रहे थे। वहीं रोबिन लगभग मीरा को लेकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने ही वाला था। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी सन्न हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने अदृश्य चाबुक चलाया हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक चमाता हुआ चांदी जैसा कुनाई चाकू अंधेरे को चीरता हुआ आया और सीधे अर्जुन को बांधने वाली रस्सी पर लगा। निशाना इतना अचूक था कि अर्जुन की त्वचा पर खरोंच तक नहीं आई, लेकिन मोटी रस्सी एक झटके में कट गई। धब, सहारा खत्म होते ही अर्जुन गीली रेत और पानी में गिर पड़ा। उसका शरीर शून्य था, लेकिन रस्सियों के बंधन से मुक्ति मिलते ही एक नई एनर्जी का संचार हुआ। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। कौन था वो? इतनी दूर से अंधेरे में इतना सटीक निशाना। लेकिन तभी सन दो और चाकू हवा में तैरते हुए आए। एक ने नित्या की रस्सी की काटी और दूसरे ने जगदीश की। नित्या पानी में गिरकर खांसने लगी।
वहीं जगदीश जो बेहोशी की हालात में थे, पानी के छींटे मुंह पर लगते ही, रस्सियों के खुलते ही होश में आ गए। उन्होंने अपनी कलाई मसली और धुंधली आंखों से उस दिशा में देखा जहां से चक्कू आए थे। वहीं ये सब देखकर टाइगर और उसके गुंडे हक्के बक्के रह गए। टाइगर ने अपनी राइफल उठाकर कहा, कौन है बे, सामने आ जाओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। और फिर अंधेरे में से कुछ परछाइयां हिली, जिन्हें देखकर जगदीश के चेहरे पर, जो अब तक दर्द से भरा था, एक सुकून और गौरव भरी मुस्कान आ गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा, जो पानी में अपनी टूटी टांगों के सहारे उठने की कोशिश कर रहा था। जगदीश ने भारी आवाज में कहा, सर, अब आप चिंता मत कीजिए, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। यमराज ने अपना रास्ता बदल लिया है। उसकी यह बात सुनकर आगे से अर्जुन ने दर्द से कराहकर कंफ्यूजन में पूछा, क्या मतलब? जगदीश ने श्रद्धा भाव से कहा, ये आपके दादाजी रणविजय अग्निहोत्री जी के सबसे वफादार और खूंखार शैडो गार्ड्स हैं। ये वो दीवार है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। मैंने सिग्नल भेजा था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। जगदीश की बात पूरी नहीं हुई थी कि अचानक चट्टानों के ऊपर से 5 आकृतियां कूद गई। ये इंसान नहीं बख्शी साक्षात काल का रूप थे। 5 हट्टे कट्टे आदमी। उन्होंने सिर से पांव तक काले रंग की ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उनके चेहरे पर काले नकाब थे, जिनमें से सिर्फ उनकी अंगारों जैसी आंखें दिख रही थी। उनके हाथों में एडवांस गन नहीं बल्कि निंजा ब्लेड्स थे, जो चांद की मध्यम रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। वे जमीन पर उतरे तो आवाज तक नहीं हुई, जैसे हवा का झोंका आया हो। उनमें से एक, जो शायद उनका लीडर था, बिजली की रफ्तार से अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन को सहारा दिया और उसे पानी से निकालकर सूखी रेत पर ले गया। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए गहरा सम्मान था। बाकी 4 रक्षकों ने अपनी तलवारें मयान से निकाल ली। शर की धातु की वो आवाज मौत का संगीत थी। वो एक सीधी रेखा में खड़े हुए रोबिन के आदमियों, टाइगर और उसके गुंडे के बिल्कुल सामने। उधर रोबिन अल्फेंजो, जो मीरा को कार में डालने ही वाला था, पीछे मुड़कर यह नजारा देखकर सदमे में आ गया। रोबिन ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, ये जोकर कौन है टाइगर? मार डालो इन्हें, ये तलवार लेकर आए हैं। इन पर गोलियां चलाओ, भून डालो सालों को। टाइगर, जो खुद डर गया था, लेकिन उसके पास मशीन गन थी, उसे लगा कि जीत उसी की होगी। गोली का मुकाबला तलवारों से कैसे हो सकता है? इसलिए टाइगर ने अपने आदियों पर चिल्लाकर कहा, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमारे पास पहुंचने से पहले ही इनके शरीर को छलनी कर दो। उसका ऑर्डर पाते ही सभी लोगों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। तड़ 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 वो वही ऑर्डर। 40 गुंडे एक साथ अपनी मशीन गन चला रहे थे। गोलियों की बौछार उन 4 काले लिबास वाले राक्षसों की तरफ बढ़ी। एक नॉर्मल इंसान के लिए वहां बचना मुश्किल था, लेकिन वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थे। जैसे ही गोलियां चली, वो चारों रक्षक अपनी जगह से गायब हो गए। उनकी रफ्तार इंसानी सोच से परे थी। अर्जुन, जो रेत पर लेटा ये सब देख रहा था, उसकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उन रक्षकों ने अपनी तलवार को इतनी तेजी से घुमाया कि वो पंखे की तरह दिखने लगी। टिंग टिंग हवा में चिंगारियां उठने लगी। वे अपनी तलवारों की धार से गोलियों को हवा में काट रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा जैसा था, लेकिन यह हकीकत थी। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठोर थी कि साउंड की स्पीड को भी मात दे सकते थे। वहीं यह सब देखकर टाइगर का गला सूख गया। उसने घबरा कर कहा, ये नामुमकिन है। उसकी उंगली ट्रिगर पर जम गई। गोलियों की पहली बौछार खत्म होते ही वे चारों शैडो गार्ड्स आगे बढ़े। वो दौड़ नहीं रहे थे और बह रहे थे हवा की तरह। एक पल में वो 20 मीटर की दूरी तय कर गए और गुंडों के बीच घुस गए। उसके बाद जो हुआ, यह युद्ध नहीं, कत्ले आम था। तलवारें हवा में लहराई, खून के फवारे छूटने लगे। रॉबिन के गुंडे, जो बंदूकों पर निर्भर थे, नजदीक लड़ाई में उन गार्ड्स के सामने बच्चे साबित हुए। एक गार्ड ने टाइगर की मशीन गन को अपनी तलवार के एक वार से 2 टुकड़ों में काट दिया। इससे पहले कि टाइगर अपनी दूसरी गन निकालता, उस मार्शल आर्ट्स का ब्लेड घुमा और टाइगर का सिर धड़ से अलग हो गया, जिसे देखकर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गुंडे डर के मारे चिल्लाने लगे, भागो भागो, ये राक्षस है। लेकिन भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। देखते ही देखते वहां खून का सैलाब आ गया। रॉबिन के 40 खूंखार गुंडे 5 मिनट के अंदर जमीन पर बिछी हुई लाशों में तब्दील हो गए। वहां की रेत लाल हो चुकी थी। अब बारी थी रॉबिन की। वो अपनी कार के पास खड़ा था और मीरा का काल बनकर। उसके हाथ में पिस्तौल थी, जो मीरा के सिर पर लगी हुई थी। वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर
कभी नहीं देखा था। वहीं चारों मार्शल आर्टिस्ट खून से सनी तलवार लिए धीरे धीरे रॉबिन की तरफ बढ़े। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उन्हें पता हो कि शिकार अब कहीं नहीं जा सकता। उनको अपनी तरफ आता देखकर रॉबिन ने घबराकर चिल्लाकर कहा, दूर रहो मुझसे, एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इस लड़की का भेजा उड़ा दूंगा। उसकी आवाज भी फट रही थी। इस बार उसकी धमकी सुनकर चारों रुक गए। वे अर्जुन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने अपनी जेब से एक छोटी सी धातु की स्टार निकाली और पलक झपकते ही फेंक दी। सब स्टार सीधे जाकर रॉबिन की उस कलाई पर लगी जिससे उसने गन पकड़ी थी। जिसे रॉबिन ने दर्द से चिल्लाकर कहा, ओह। उसका हाथ कट गया और पिस्तौल जमीन पर गिर गई। तब मीरा ने मौका पाया और रॉबिन को धक्का देकर दूर भागी। वहीं रॉबिन ने अपनी कटी हुई कलाई पकड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन एक शैडो गार्ड ने छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। उसने रॉबिन को घसीटकर अर्जुन के सामने लापटका। उस गार्ड ने अपनी तलवार उठाई। वो रॉबिन की गर्दन काटने के लिए तैयार था और आगे से रॉबिन ने भी मौत का इंतजार करके अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन एक दर्द भरी लेकिन कड़कदार आवाज गूंजी, रुको। उस गार्ड ने आवाज की दिशा में देखा तो यह अर्जुन था। अर्जुन को उस पांचवें गार्ड ने सहारा देकर खड़ा किया था। उसकी टांगे बेकार हो चुकी थी, लेकिन उसकी रीढ़ बिल्कुल सीधी थी। उसकी आवाज सुनते ही गार्ड ने अपनी तलवार हवा में रोक ली और अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने हाँफ कर कहा, नहीं, तुम लोग इसे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। मौत तो इसके लिए रिहा ही होगी। इस दरिंदे को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। यह कहकर अर्जुन ने रॉबिन की आंखों में देखा। वहीं रॉबिन अब अर्जुन के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं सब दे दूंगा, मेरा रिजॉर्ट, मेरा पैसा सब ले लो, मुझे जाने दो प्लीज। उसका घमंड अब रेत में मिल गया था, लेकिन आगे से अर्जुन ने उसके चेहरे पर थूक दिया। अर्जुन ने नफरत से उससे कहा, तुम्हारा पैसा मेरे जूतों की धूल के बराबर भी नहीं। रॉबिन अल्फेंजो, तुमने मेरी मीरा को रुलाया है। तुमने मेरी टांगे तोड़ी। तुमने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की। तुम्हें तो तड़प तड़प कर मरना चाहिए, हर रोज मरना चाहिए। यह कहकर अर्जुन ने जगदीश की तरफ देखा, जो अब नित्या की मदद से खड़े हो रहे थे। उसने जगदीश से कहा, जगदीश जी, इसे बांध लीजिए और इसका खून बहने से रुकवाइए। मैं नहीं चाहता कि ये अभी मरे। इसे हमारे साथ मुंबई ले चलिए। आगे से जगदीश ने हैरान होकर पूछा, मुंबई? लेकिन क्यों सर? हम इसे रखेंगे कहाँ? तभी अर्जुन ने अपना फैसला सुनाकर कहा, उसी फार्म हाउस के बेसमेंट में जहां रंगा और मगन अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। तीनों की जोड़ी फिर से एक साथ होगी। मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा कि यमराज भी कांप उठेगा। अर्जुन उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला था। वहीं रॉबिन ने जब यह फैसला सुना तो वो रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाकर अपनी मौत की भीख मांग कर कहा, मार डालो मुझे प्लीज, मुझे मार डालो, मुझे वहां मत लेकर जाओ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। शैडो गार्ड्स ने उसे उठाया और मुंह पर कपड़ा ठूंसा और उसे एक बोरी कितने गाड़ी में फेंक दिया। मैदान साफ हो चुका था। दुश्मनों का सफाया हो गया था। इसके बाद अर्जुन ने मीरा की तरफ देखा। वो एक कोने में खड़ी कांप रही थी। वो अभी भी सदमे में थी। उसके कपड़े पर खून के छींटे थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी अर्जुन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। हालांकि वो चल नहीं सकता था, फिर भी वो उसके पास जाना चाहता था। उसने धीरे से कहा, मीरा। मीरा ने उसकी आवाज सुनी और दौड़ पड़ी। वो अर्जुन के पास आई और उसके गले लग गई। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान अर्जुन की लटकती हुई टांगों पर गया, वो चीख पड़ी। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे पैर, ओ गॉड, ये सब मेरी वजह से हुआ है। और यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। आगे से अर्जुन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि वो खुद बेहोशी की कगार पर था, लेकिन फिर भी उसने उसको संभाल कर कहा, चुप हो जाओ मीरा, देखो मैं ठीक हूं, हम साथ हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर के उतरने की आवाज आई। अग्निहोत्री परिवार का एयर एम्बुलेंस वहां पहुंच चुका था। लीडर गार्ड ने अर्जुन से कहा, सर हमें निकलना होगा, आपकी हालात नाजुक है, आपको तुरंत सर्जरी की जरूरत है। इसके बाद अर्जुन को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और वहीं मीरा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। मीरा ने जिद करके कहा, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर जगदीश ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल मैम। इसके बाद सभी हेलीकॉप्टर में बैठ गए और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर की रोटर ब्लेड्स की गड़गड़ाहट ने समुद्र की लहरों के शोर को दबा दिया। नीचे गोवा का वो अभिशप्त आइलैंड
जो कुछ घंटे पहले तक रॉबिन अल्फेंजो का अभेद्य किला था, अब धुएं और आग की लपटों में घिरा हुआ पीछे छूट रहा था। वह नर्क जहां दर्जन लड़कियों को सिसकियां गूंजती थी, अब अर्जुन के क्रोध की आग में जलकर खाक हो चुका था। हेलीकॉप्टर के अंदर माहौल बड़ा गंभीर था। अर्जुन स्ट्रेचर पर लेटा था और उसकी दोनों टांगों पर काम चलाऊ पट्टियां बंधी थी, जिनसे अभी भी खून रिस रहा था। अत्यधिक ब्लीडिंग और असहनीय पीड़ा के कारण उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। डॉक्टर जो रेस्क्यू टीम के साथ आए थे, लगातार उसकी पल्स चेक कर रहे थे और उसे स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर ने पायलट को निर्देश देकर कहा, आपका बीपी गिर रहा है, हमें जल्दी पहुंचना होगा। वहीं अर्जुन की आंखें बंद थी। वो बेहोशी के हालात में था, लेकिन उसका दाहिना हाथ अभी भी मुट्ठी में कसा हुआ था और उस मुट्ठी में मीरा का हाथ था। मीरा जो अर्जुन के बगल वाली सीट पर बैठी थी, उसकी हालात भी किसी जिंदा लाश से कम नहीं थी। रॉबिन की कैद से बीते उन हफ्तों ने शारीरिक और मानसिक रूप से उसे तोड़ दिया था। उसके गाल पिचक गए थे, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए थे और कलाई इतनी पतली हो गई थी कि लग रहा था कि छूने से टूट जाएगी। उसे ठीक से खाना भी नहीं मिला था, बस जिंदा रहने लायक पानी और सूखी रोटियां दी जाती थी। लेकिन इस वक्त उस हेलीकॉप्टर में उसे अपनी भूख या प्यास का एहसास नहीं था। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पीले पड़ चुके चेहरे पर टिकी थी। मीरा ने मन ही मन सोचा, तुमने मुझे बचा लिया अर्जुन, लेकिन अपनी क्या हालत बना ली। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और अर्जुन के हाथ पर गिर रहे थे। अर्जुन भले ही बेहोश था, लेकिन शायद उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता था कि मीरा उसके पास है, इसलिए उसकी पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। तभी मीरा ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया। थकान और कमजोरी अब उस पर हावी हो रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद हेलीकॉप्टर समुद्र के बीचों बीच स्थित एक प्राइवेट आइलैंड पर उतरा। ये कोई आम जगह नहीं थी, ये अग्निहोत्री मेडिकल सिटी थी। ये एक ऐसा एडवांस हॉस्पिटल जो दुनिया के किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को टक्कर दे सकता था। यह आइलैंड आम लोगों के पहुंच से दूर था। यहाँ सिर्फ अग्निहोत्री परिवार और उनके खास लोगों का इलाज होता था। हेलीपैड पर पहले से स्ट्रेचर और डॉक्टरों की एक पूरी टीम तैयार थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, मेडिकल स्टाफ दौड़ पड़ा। एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, अर्जुन सूरज को तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले चलो, ऑर्थोपेडिक सर्जन तैयार हैं। जूनियर्स ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, जी सर। इसके बाद अर्जुन को स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया गया और उसे लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागे। वहीं मीरा, जो अब तक किसी तरह अपनी चेतना बनाए हुए थी, अर्जुन का हाथ छूटते ही लड़खड़ा गई। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी और दौड़कर स्ट्रेचर के पीछे जाने की कोशिश करने लगी। मीरा ने बुदबुदाकर कहा, अर्जुन मुझे भी जाना है। लेकिन जैसे ही वो वहां से दरवाजे के पास पहुंची, उसकी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। हफ्तों की भूख, तनाव और अब ये इमोशनल ड्रामा। उसका शरीर अब और नहीं झेल सकता था। धप मीरा वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ी। नित्या जो उसके पीछे थी, उसने चिल्ला कर कहा, मैम मैम। और ये कहकर दौड़कर आई और मीरा को संभाला। इसके बाद नित्या ने चिल्ला कर कहा, डॉक्टर इन्हें भी देखो। उसके बाद सुनते ही डॉक्टर ने मीरा को उठाया और उसके पास वाले रूम में शिफ्ट करवा दिया। उसको भी कुछ आईवी ड्रिप्स लगा दिए गए। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। 2 दिन बाद जब मीरा ने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक बहुत आलीशान कमरे में पाया। दीवारों पर क्रीम कलर का पेंट था। खिड़कियों से समुद्र की ठंडी हवा आ रही थी। कमरे में महंगी मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। उसे लगा शायद वो स्वर्ग में है। उसे अपने हाथ को देखा और वहां ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ रही थी। मीरा ने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ। उसके बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर नित्या बैठी थी। नित्या जो खुद भी घायल थी और उसके हाथ पर बंधी पट्टी थी, मीरा की देखभाल के लिए वहां रुकी हुई थी। मीरा की आवाज सुनते ही नित्या चौंक उठी। उसने राहत की सांस लेकर कहा, ओह मैम, आपको होश आ गया। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बटन दबाया। तभी मीरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जान नहीं थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। गोवा, रोबिन, गोलीबारी, हेलीकॉप्टर और अर्जुन, ये सब आता याद आते ही मीरा ने घबरा कर पूछा, अर्जुन, अर्जुन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मैंने उसे खून से लथपथ देखा था, उसकी टांगे। ये कहकर मीरा की सांसें फूलने लगी। नित्या ने तुरंत पानी का गिलास उसके होठों से लगाया। नित्या ने तसल्ली देकर कहा, शांत हो जाइए मैम, शांत। अर्जुन सर बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। उनका ऑपरेशन सफल रहा। तभी मीरा ने जिद करके कहा, मुझे मुझे उससे मिलना है। वो कहाँ है?
आगे से नित्या ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन सर तो कल ही होश में आ चुके हैं। वो इसी फ्लोर पर दूसरे वीआईपी स्वीट में है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें पूरी तरह बेड पर रेस्ट करने के लिए कहा है, क्योंकि उनकी दोनों टांगों की सर्जरी हुई है। वो अभी चल फिर नहीं सकते। नित्या ने थोड़ा घबरा कर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, और आपको पता है मैम, जब उन्हें होश आया तो वो हर आधे घंटे में नर्स को भेजकर आपके बारे में पूछ रहे हैं। मीरा को होश आया? मीरा कैसी है? उसने खाना खाया? उन्हें तो डॉक्टर्स को धमकी भी दे दी कि अगर आपको कुछ हुआ तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नित्या की बात सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई। उसका गला भर आया। वो लड़का जो खुद इतनी बड़ी तकलीफ में था, जिसका शरीर पट्टियों से जकड़ा था, वो अब भी सिर्फ उसी की परवाह कर रहा था। उसके बारे में सोचकर मीरा ने रोते रोते अचानक हंसकर कहा, वो वो पागल है। नित्या, प्लीज मुझे अभी उसके पास ले चलो। ये कहते हुए अपने बिस्तर पर खड़ी होने लगी। तभी नित्या ने उसे समझाने की कोशिश करके कहा, लेकिन मैम, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। लेकिन मीरा जाने के लिए जिद करने लगी। क्या मीरा वहां जाएगी? क्या डॉक्टर्स उसे मना करेंगे या नहीं? क्या करेगा अब अर्जुन? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द साइलेंट मिलेनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।